सभी दर्शकों को नमस्कार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आम बजट पेश किया जा चुका है। इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने क्या कहा, इस बारे में आज के कार्यक्रम में आपको जानकारी दिलवाएंगे। लेकिन कृषि जगत में चल रही गतिविधियों की जानकारी के लिए आइए कार्यक्रम की शुरुआत में देखते हैं खबरें खेती की। ऊंट के दूध की उपयोगिता बढ़ी, गर्मी के लिए नए उत्पाद। पशु स्वास्थ्य पर केंद्रित नई पत्रिका। पशुपालक विकास में कृषि विज्ञान केंद्र की प्रभावी शुरुआत, प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़े। ग्रामीण ऊर्जा विकास की दिशा में मंत्रालय की सहयोगी भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। दुधारू पशुओं में आमतौर पर गाय, भैंस अथवा बकरी का उल्लेख किया जाता है, मगर हाल में ऊंट के दूध की उपयोगिता उभर कर सामने आई है। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा इस दिशा में की गई महत्वपूर्ण शोध इस प्रकार है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट अब डेयरी उद्योग से भी आ जुड़ा है। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र द्वारा अपनी हालिया शोध रिपोर्ट में ऊंटनी के दूध से जुड़ी भ्रांतियों को झुठलाया है, साथ ही गर्मियों के लिए उपयोगी उत्पाद भी तैयार किए हैं। ऊंटनी का दूध जैसे बताया गया कि इसमें जो भ्रांतियाँ वो समाज में उपलब्ध है कि जो इसको अगर पालते हैं तो वो पीने के लिए उनको बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि यही बात थी कि बहुत दिनों तक जब ऊँटों का झुंड बहुत 3-3, 4-4 महीने तक जो जंगलों में रहता था तो ऊँटों का दूध उनके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। लेकिन इनको बचाने के लिए शायद ये भ्रांतियाँ समाज में उपलब्ध करा दी गई, जिसमें कि बाकी समाज के लिए ये दूध अगर बेचा जाए या इसका विपणन किया जाए तो शायद ये दूध उस समाज के लिए उपलब्ध नहीं होगा। ये पूरी तरह से भ्रांतियाँ है कि दूध अगर ऊँटनी का अगर निकाला जाए तो उसमें जल्दी कीड़े पड़ते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि गाय या भैंस के अपेक्षा यह दूध 4 घंटे ज़्यादा टिक सकता है और इसमें जो औषधिकारी गुण तत्व है उसके हेतु आजकल पूरे विश्व में इसका व्यापार भी होने लगा है। आज के शिक्षित पशुपालक अपनी सजगता दिखाते हुए पशुपालन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्साही रहते हैं। ये खबर ऐसे ही पशुपालकों के लिए है। हाल ही में पशु स्वास्थ्य से संबंधित एक पत्रिका प्रकाशित की गई है। पेश है ये जानकारी। जन जन तक कृषि से जुड़ी जानकारियां और शोधपरक दिशा निर्देश देने के लिए कृषि साहित्य विशेष भूमिका निभा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि की कृषि पत्रिकाएं खासी लोकप्रिय हैं। हाल ही में पशु स्वास्थ्य पर केंद्रित एक नई पत्रिका विशेष रूप सज्जा और नवीनतम आलेख लिए सामने आई है। ये जो हमारी मासिक पत्रिका, जिसे आयुर्वेद पशु स्वास्थ्य संसार के नाम से हमारे किसान भाइयों के बीच ये अत्यंत ही प्रचलित है, और इस पत्रिका का ये जो विशेषांक है, ये हमारा जो राजूवास के साथ जो एक साझा कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरीके से ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी के द्वारा ये जो 5F कार्यक्रम है, और 5F कार्यक्रम ये एक प्रणाली है जिसमें पशुपालन एवं कृषि का समायोजन करके इंसान की 5 मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे मानव के लिए आहार, पशु के लिए जो है चारा, हरा चारा, और ईंधन की आपूर्ति के लिए बायोगैस, और ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उसमें देसी खाद अर्थात कंपोस्ट, इन 5 का समायोजन किस तरीके से किया जा सकता है। और पिछले जो हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है 5F का, इसकी जो किसानों के द्वारा जो उनके अपने अनुभव हुए हैं उन सब का इसमें विवरण दिया गया है। पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र विशेष भूमिका निभा रहे हैं। यहां पशुपालकों को पशुपालन से जुड़ी जानकारियों के अलावा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
किसान के पारिवारिक सदस्य ये दुधारू पशु उसके व्यवसाय का आधार हैं। इसी आधार को मजबूती देते हुए अलवर के नौगांवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विशेष प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। केंद्र द्वारा जहां पशुपालन प्रबंधन की दिशा में परीक्षण आधारित सफलताएं प्राप्त की गई हैं, वहीं पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही के आम बजट में गांव-गांव ऊर्जा पहुंचाने की घोषणा की गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस दिशा में अनूठी पहल करते हुए निजी संस्थाओं को सहयोग दे रहा है। प्रस्तुत है इसी से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की ये रिपोर्ट। सूरज की गर्माती किरणों को चक्रतीनुमा सोलर सेल सजाए ये सोलर पैनल सौर ऊर्जा के महत्वपूर्ण साधन बन चुके हैं। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विशेष सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं। इसी संदर्भ में सौर एनर्जी सोसाइटी और तकनीकी प्रबंधन से जुड़ी संस्था MERI द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहली और 2 मार्च को आयोजित इस सम्मेलन में देश विदेश से आए ऊर्जा विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र के बाद संभाषण और प्रायोगिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। इसका विषय है चैलेंजेस इन सोलर एनर्जी। हमारे देश में सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत काम हो रहा है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो बिजली का उत्पादन है सोलर एनर्जी से हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको सस्ता कैसे बनाएं और उसको अफोर्डेबल कैसे बनाएं। एक उद्देश्य तो ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि हम अपने यहाँ पर सोलर एंटरप्रेन्योर्स का डेवलपमेंट करें ताकि जो मैन पावर इसको चाहिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम बना सकें और वो घर घर तक इस सोलर एनर्जी को पॉपुलराइज कर सकें, उनको ले जा सकें। जब ये घर घर पे जाएगी तभी हमारा देश एनर्जी रिलायंट, सेल्फ रिलायंट होगा और हमारे को इससे बहुत फ़ायदा होगा। बदलता मौसम जहां सर्दी की ठिठुरन से छुटकारा दिला रहा है, वहीं कृषि क्रियाओं में भी बदलाव ला रहा है। तो आइए जाना जाए देश के विभिन्न भागों में मौसम का हाल और उसके अनुरूप किए जाने वाले कृषि कार्य। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर में अनेक स्थानों पर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा होने या बर्फ पड़ने की संभावना है तथा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह,
इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम बजट पेश किया जा चुका है और अच्छी बात यह है कि इस बार का बजट कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। किसानों के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं और किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, इस प्रकार के कौन कौन से कार्यक्रम हैं और कृषि मंत्रालय उन कार्यक्रम को किस प्रकार से क्रियान्वित कर रहा है, इस बारे में जानकारी लेने के लिए आइए जानते हैं कृषि मंत्री जी से। हमारी सरकार ने जो पिछले बार इस सॉइल हेल्थ कार्ड के दृष्टि से इस वर्ष 15-16 में 142 करोड़ जो रुपया दिया था, उसको बढ़ा के 362 करोड़ रुपये किए गए हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए। इसके लिए अलग से कोई राशि पहले नहीं जाती थी और हमारा लक्ष्य है कि 14 करोड़ किसानों को हम मार्च 17 तक सबको सॉइल हेल्थ कार्ड मुहैया कराएं। और इतना ही नहीं तो उर्वरक कंपनियों के जो 2000 मॉडल खुदरा केंद्र हैं, उस सभी स्थान पर 3 वर्षों में सॉइल और सीड्स परीक्षण सुविधा मुहैया कराने का भी इस बजट में उल्लेख किया गया है। तो इतना ही नहीं, हमारा मंत्रालय देश भर में जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, ICR के संस्थान हैं और कृषि विज्ञान केंद्र है, सभी स्थान पर मिनी लैब सॉइल हेल्थ का वो काम तेजी से हमारा जारी है और उसमें हम 75% संस्थानों में लगभग इस काम को पूरा कर चुके हैं और बहुत जल्दी ही हम इसको 643 कृषि विज्ञान केंद्र, लगभग 75 यूनिवर्सिटी और 105 जो ICR के संस्थान हैं, हम सब में इस काम को कर लेंगे। और एक नया हमने इस वर्ष शुरू किया है, इस बार पैसे हमको अच्छे पैसे मिले हैं, तो हमने तय किया है, आदेश भी आज जारी किया है कि जितने पैक्स हैं जो पंचायतों के अंदर या फिर किसान समूह, यदि 2000 हमने लक्ष्य तय किया है इस साल कि 2000 पैक्स या किसान समूहों को मिनी लैब की स्थापना के लिए 80% हम सब्सिडी देंगे, ताकि हर पंचायत लेवल पर भी ये सॉइल हेल्थ टेस्टिंग की व्यवस्था हो और हर 2 साल पर बहुत आसानी से किसान अपना सॉइल हेल्थ की जांच करा सके। इसी तरह से हम बताना चाहते हैं कि जैविक खेती जो सॉइल हेल्थ को लंबी आयु देने का काम करता है, इसके लिए भी भारत सरकार के द्वारा मिशन मोड में किसी राज्य को 1 पैसा नहीं जाता था। हमारी सरकार आने के बाद पूर्वी राज्यों के लिए 3 वर्षों के लिए जो आवंटन किया था वो 400 करोड़ था। 125 करोड़ रुपया हमने इस वर्ष दिया था और बाकी 275 करोड़ अगले 2 वर्षों के लिए हमारे पास पर्याप्त है। एक राज्य वहाँ जैविक राज्य भी घोषित हो गया है और बाकी राज्य भी इस दिशा में तेजी से चल रहे हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी वृद्धि बजट में किया गया है। इसी तरह से जैविक खेती जो पूरे देश में है, नॉर्थ ईस्ट सहित इस पूरे देश में जैविक खेती के विकास के लिए हमने पिछले बार परंपरागत कृषि विकास योजना नाम की एक नई योजना शुरू की थी और 15-16 में इसके लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इस बार लगभग 300 करोड़ रुपये का आवंटन इस बजट में मिला है, जो लगभग 19% बढ़ा है। इसी तरह से जो ग्रामीण भंडारण को बढ़ावा देने के लिए हमारा जो समेकित कृषि विपणन स्कीम है, इसमें भी 5% की वृद्धि इस साल हुई है, क्योंकि अन्य मंत्रालयों से भी इस प्रकार की योजनाएं चलती हैं। ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हम कृषि विस्तार मशीनरी का सुदृढ़ीकरण करते हैं राज्यों के माध्यम से, तो इसका बजटीय आवंटन 15-16 में 598 करोड़ था, वो बढ़ के 635 करोड़ हुआ है। इसमें वृद्धि 6% की हुई है, लेकिन इसके अलावा
जो कृषि सूचना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 40 करोड़ रुपए का आवंटन अलग से प्राप्त हुआ है। खाद्य सुरक्षा मिशन, विभिन्न फसलों के उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार का कमिटमेंट है और देश की खाद्य सुरक्षा के योगदान में बजटीय आवंटन को यदि देखा जाए तो 15-16 में 1137 करोड़ रुपए के मुकाबले इस वर्ष 1700 करोड़ रुपए का आवंटन है, 50% की बढ़ोतरी है। और इसके अलावा 500 करोड़ दलहन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय कृषि मंडी, हमको पता है कि अभी तक उद्योग के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में सुधार के कई उपाय किए गए इंडस्ट्रियल एरिया में, लेकिन एग्रीकल्चर के दृष्टि से कृषि के क्षेत्र में जो विपणन है, मार्केटिंग है, इसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो इसके लिए हमें पर्याप्त राशि इसी 15-16 में ही हमको प्राप्त है और 14 राज्यों ने अपने राज्य में जो मंडी कानून है उसमें परिवर्तन कर दिया है, एपीएमसी एक्ट में सुधार किया है और 14 अप्रैल जो अंबेडकर जी को स्मरण करने की तिथि है, उस दिन से मंडियों को जोड़ने का काम हमारा शुरू हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे और सितंबर 16 तक 200 मंडियों को हम जोड़ लेंगे, मार्च 17 तक 200 को और जोड़ लेंगे और मार्च 18 आते आते देश के 585 मंडियों को जोड़ देंगे। 14 राज्यों ने कानून बदल लिए हैं, पंजाब को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसी तरह से ऋण प्रवाह में भी बढ़ोतरी की गई है। किसानों पर ऋण आयात जो अदा करते हैं उसके बोझ को कम करने के लिए ब्याज सहायता की राशि को भी 13,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपया किया गया है और फसल बीमा योजना तो इसको बढ़ाकर जो हमारा 3,000 करोड़ का था उसको बढ़ा के 5500 करोड़ किया गया है। लगभग 73% की वृद्धि इसमें की गई। इसी तरह से कृषि विकास की जो हमारी योजना है उस 15-16 में लगभग 39,000 उसका था और इस बार उसको बढ़ाकर 5400 करोड़ किया गया है, मतलब 38% की वृद्धि हुई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। एक जो नई योजना मेरे मंत्रालय से शुरू करने की घोषणा बजट में हुई है उसमें राष्ट्रीय कृषि वानिकी कार्यक्रम, ये पहले मेरे यहाँ नहीं था और इसके तहत जो केंद्र की ओर से अंश जाएगा, राज्यों को राज्य भी लगाएगा, 75 करोड़ का केंद्रांश का प्रावधान किया गया है कृषि वानिकी कार्यक्रम के लिए, जिसके तहत मेड़ पर पेड़ की खेती में किसानों को सहायता करने के लिए नई योजना ये शुरू की गई है। इसी तरह से पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो 1600 करोड़ रुपए इस वर्ष हुए हैं, पिछले वर्ष 1491 करोड़ था और अलग से 4 परियोजनाओं के लिए 850 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें पशुधन 850 करोड़ रुपया जो जनरल बजट हमारा है, उसके अलावा जनरल बजट तो हमारा जो 1491 था उससे 16 करोड़ हुआ है, लेकिन इसके अलावा 850 करोड़ जिसके अंदर पशुधन संजीवनी, दूसरा है नकुल स्वास्थ्य पत्र, तीसरा है ई पशुधन हाट और चौथा जो राष्ट्रीय देसी नस्ल ब्रीडिंग सेंटर जिसको हम गोकुल मिशन नाम देते हैं, जीनोमिक्स केंद्र की स्थापना के लिए। इसी तरह से कृषि के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और कृषि विस्तार के भी बजट में बढ़ोतरी हुई है। 5300 करोड़ पिछले बार था, इस बार वो बढ़कर 6300 करोड़ हुआ है, यानी 17% की वृद्धि हुई है और इससे हमारे शिक्षा, अनुसंधान और कृषि विस्तार के काम को गति मिलेगी। और एक जो सबसे बड़ी बात, इसमें रकम छोटी है लेकिन देश में जो 643 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो फ्रंट लाइन एक्सटेंशन करते हैं, जिसके विषय में वर्षों से धारणा रही कि जैसा इसको काम करना चाहिए वो संकट था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, जो इस वर्ष हमने उसको पूरा किया था। इसके बजट में भी इसमें 100 करोड़ उसी के लिए प्रावधान है
कि हम और स्ट्रेंथनिंग करेंगे और नया खोलेंगे जो कुल बजट है उसमें कृषि शिक्षा अनुसंधान का। लेकिन 50 लाख रुपया अलग से मिले हैं कि अब जितने 600 कृषि विज्ञान केंद्र हैं हम उनके बीच प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और जो सबसे अच्छा होगा उसका रूपरेखा बनाएंगे, उसको प्रोत्साहित करने के लिए इनाम देंगे ताकि कृषि विस्तार जो फ्रंट लाइन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम है उसको और तेजी से हम कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कर सके। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि गांव गरीब किसान की मजबूती के लिए ये सबसे बड़ा बजट है और कुल बजट को जब देखेंगे तो मुझे स्मरण है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी थी कि गांव से जो हम शहर की ओर मंडियों की ओर जाते हैं, यदि टमाटर लेकर जा रहे हैं और सड़क अच्छी नहीं है तो आधा टमाटर तो रास्ते में सवार खराब होता है। मतलब गांव को अच्छी सड़क मिली, ये योजना जो थी उसमें इस वर्ष दुगुना वृद्धि हुई। जो पहले पैसे मिलते थे उससे दुगुना वृद्धि हुई है। 19,000 करोड़ ये सीधे गांव और किसान को, मैंने कहा कि गांव से ही किसान का हाईवे निकलेगा। इसी तरह से ये सूखाग्रस्त और ग्रामीण आपदा से ग्रस्त प्रत्येक ब्लॉक दीनदयाल अंत्योदय मिशन के तहत विशिष्ट ब्लॉक के रूप में काम किए जाएंगे। इस योजना में सरकार द्वारा सघन रूप से स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा और उन्हें विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मनरेगा के तहत क्लस्टर सुविधा टीमों को भी गठन किया जाएगा और जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध को सुनिश्चित करेगा और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत भी हम इनको प्राथमिकता देंगे इस मिशन के तहत। इसी तरह से गांव में आधारभूत संरचना के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन की भी शुरुआत की गई है। सभी गांवों को 2018 तक विद्युतीकरण के साथ ही कृषि के लिए अलग से फीडर देने की भी बात की गई है कि हम सब गांव को तो बिजली देंगे ही, सब घर को देंगे, लेकिन किसान के लिए, कृषि के लिए, किसान खेत के लिए अलग से फीडर देने की बात की गई है। और ग्राम स्वराज अभियान के लिए 655 करोड़ रुपए की नई योजना की घोषणा भी की गई है। ये गांव के विकास को भी गति देगी। ये गांव के लोगों को अस्पताल का खर्चा से मुक्ति मिले, इसके लिए भी स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम की घोषणा की गई है। फिर बीपीएल परिवारों को, किसान परिवार में बहुत सारे बीपीएल परिवार हैं, तो ये रसोई गैस कनेक्शन की जो घोषणा की गई है, इस बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं कि ये भी गांव गरीब किसान के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है। और आधार के साथ जोड़कर जो पात्र लोग हैं उनको पहुंचे उनकी राशि, इसकी इस वर्ष व्यवस्था को तेज करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसका भी लाभ गांव के किसानों को मिलेगा। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, हमारा तो रहता है यही प्रयास कि कृषि से जुड़ी हर नवीनतम जानकारी पहुंचाते रहें आपके पास, लेकिन सच मानिए आपके सुझाव और अनुभव भी होते हैं हमारे लिए बहुत ही खास। आपने पता नोट कर लिया होगा, आप अपने सुझाव और अनुभवों से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। चलते चलते आपको बता दें कि कल के कार्यक्रम में बीकानेर में आयोजित पशु विज्ञान मेले पर आपको एक रिपोर्ट दिखाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, इस वायदे के साथ कि अगले कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ आपसे होगी मुलाकात। अब हम आगे चाहते हैं। नमस्कार।